नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम प्राचीन मध्यकालीन इतिहास में चर्चा कर रहे हैं मुगल साम्राज्य के बारे में, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा 3 सम्राट के बारे में वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसमें हमने बाबर के बारे में चर्चा किया, हुमायूं के बारे में चर्चा किया और अकबर के बारे में। आज दोस्तों हम एक इंटरेस्टिंग करेक्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, सलीम के बारे में या फिर जहांगीर के बारे में। आप सभी लोगों ने पिक्चरों के माध्यम से या सीरियल के माध्यम से इनके बारे में बहुत कुछ जाना होगा, बट हम कंपटीशन के बिहाफ पे देखते हैं कि कहाँ कहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न हमारे पेपर में आ रहे हैं। तो चलिए पहले परिचय के बारे में बात करते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें मुगल काल साम्राज्य में, तो ये फोर्थ एम्पायर थे, यानी हम कह सकते हैं चौथा शासक था जहांगीर, जिसका समय रहा 1605 से लेकर 1627 तक का इसका समय रहा, जिनमें पहले इनके परिचय से संबंधित चर्चा करेंगे, इसके बाद फिर इनसे संबंधित जो भी व्यक्ति जुड़े हुए थे या फिर इनके समय में जो कला थी इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो परिचय के बारे में, इसका जन्म फतेहपुर सिकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था 30 अगस्त 1569 को। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखना है कि अकबर ने जहांगीर की जन्म के लिए शेख सलीम चिश्ती, जिसके बारे में हम पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं, चिश्ती संप्रदाय में आप लोगों ने देखा होगा शेख सलीम चिश्ती के बारे में हमने बात किया था। तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से या कह सकते हैं उनके वजह से ये मानता था कि सलीम का जन्म हुआ था, यानी इसका जो मूल नाम था सलीम, जिसके बारे में मैंने चर्चा किया था। तो आपने देखा होगा पिछले में मैंने सलीम के बारे में चर्चा किया था। इसका तो बचपन का जो नाम था इसका सलीम था। उसका रीजन यही था, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में इसका जन्म होने के कारण अकबर ने इसका नाम जो रखा था वो सलीम रखा था। जन्म कब हुआ था? तो 30 अगस्त 1569 को हुआ था। और इससे संबंधित नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, इसके माता का नाम के बारे में बात करें तो हरका बाई या मरियम ओजवानी या जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऑप्शन आपका मरियम ओजवानी या जोधाबाई नहीं देता है, तो इनका मूल नाम देता है हरका बाई। तो आपको याद रखना है कि जहांगीर की माता का नाम क्या था, तो हरका बाई। और पिता के बारे में तो आप सभी जान रहे हैं कि जब जहांगीर के करेक्टर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो इसके पहले सम्राट यानी अकबर, तो यानी अकबर। तो हम इस तरीके से मुगल साम्राज्य पे चर्चा कर रहे हैं कि वंशानुक्रम में जिस जो जो शासक हुए और उसमें जो महान महान शासक हुए उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि अकबर के बेटों में अगर हम बात करें तो उत्तराधिकारी के रूप में जहांगीर शासक बनता है, जिसका बचपन का नाम सलीम था। अब इससे संबंधित कुछ पॉइंटों को और देखते हैं। पहला पॉइंट आता है 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद मुगल वंश का ये शासक बना। अब इसके बाद इसने कई विवाह किए थे, तो उस संबंध में बात करते हैं। तो प्रथम पत्नी का नाम मानबाई था, जिसका पुत्र का नाम खुसरो था। द्वितीय पत्नी का नाम जगत गोसाई था, जिनके पुत्र का नाम खुर्रम था या शाहजहां। यानी इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक होगा वो शाहजहां से रिलेटेड होगा, क्योंकि मुगल वंश का अगला शासक जो होता है वो शाहजहां होता है, तो जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो तीसरी पत्नी के रूप में रुखसाना बानो, जिनका पुत्र शहरयार था। नेक्स्ट चौथी पत्नी थी सलमा बानो, जिसके पुत्र का नाम प्रवेश था। तो मैंने जब करेक्टर आपको पहली स्टार्टिंग वीडियो की बनाई थी मुगल काल का विस्तार में, तो आप वहां पे देखेंगे तो उस करेक्टर में सभी का लिखा है, बाबर, बाबर के पुत्र, फिर इसके बाद आपका आता हुमायूं, हुमायूं के पुत्र, फिर उसके बाद अकबर, अकबर के पुत्र, फिर इसके बाद आपका जहांगीर, जहांगीर के पुत्र, फिर शाहजहां। इस तरीके से पूरा ही आप वंशों को तैयार करना होगा कि किसके बाद किसका क्या क्रम था और किस तरीके मुगल वंश में शासक हुए। दोस्तों बात करें एक बार तो पहली पत्नी का नाम मानबाई पुत्र खुसरो, दूसरी पत्नी का नाम जगत गोसाई पुत्र खुर्रम या शाहजहां, तीसरी पत्नी का नाम रुखसाना बानो पुत्र शहरयार, चौथी पत्नी का नाम सलमा बानो पुत्र प्रवेश। नेक्स्ट पांचवी पत्नी जो होती हैं वो आपकी नूरजहां, जिसकी पुत्री लाडली बेगम। तो दोस्तों अभी नूरजहां के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सलीम के समय में नूरजहां एक ऐसा कह सकते हैं शख्सियत रही है जिसके बारे में क्वेश्चन बनता है। तो अभी नूरजहां के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी केवल याद रखना है आपको कि पांचवी पत्नी जो थी वो नूरजहां से।
और जिसकी पुत्री का नाम था लाडली बेगम। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो अनारकली के बारे में भी आप सबने सुना होगा। मुगले आजम पिक्चर आई थी जिसमें सलीम और अनारकली के बारे में दिखाया गया है, आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे। तो हम अगर शुरुआती दौर पर अगर बात करें तो अनारकली अकबर के समय में एक नृत्यांगना थी, यानी वो वहाँ पे क्या नृत्य करती थी, और उससे ये सलीम बहुत प्रभावित हो गया था और उसके साथ बहुत ज़्यादा समय बिताता था और एक प्रकार से कह सकते तो उससे प्यार करने लगा था, जो अकबर को पसंद नहीं था। और अकबर ने क्या किया, अनारकली को इससे दूर करा दिया, यानी उसको भारत से निकासित कर दिया, उसको काबुल में भेज दिया। तो इस तरीके से कुछ अनारकली की भी भूमिका रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सलीम और अनारकली के प्रेम के बारे में भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं खुसरो का विद्रोह। 1606 में खुसरो का विद्रोह, यानी ये क्या चाहता था, जहांगीर की सत्ता का अगला उत्तराधिकारी ये बनना चाहता था। इस वजह से इसने खुसरो ने क्या किया था, जहांगीर से विद्रोह किया था। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके कहानी में। अगर हम जाते हैं तो मानबाई जो थी इसकी पहली पत्नी, वो इसके ज़्यादा शराब पीने से या ड्रिंक करने की वजह से हम कह सकते हैं उससे बहुत परेशान रहती थी, और जिसकी वजह से इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो खुसरो का विद्रोह का कारण एक बहुत बड़ा ये भी था, ये मानता था कि इसके माँ का हत्यारा जो है वो जहांगीर ही था, जिसकी वजह से इसने क्या किया, 1606 में विद्रोह किया। विद्रोह करने के दौरान क्या करता है, राज्य को छोड़कर ये भाग जाता है, और भागने के बाद क्या करता है, जहांगीर के विरुद्ध लड़ने की रणनीति तैयार करता है। और उस दौरान यह खुसरो जो होता है गुरु सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के साथ मिलता है, और अर्जुन गुरुदेव उसे शरण संरक्षण देते हैं, जिसके कारण जहांगीर क्या करता है, इनको मृत्यु दंड देता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार कुछ दोस्तों पूछा गया है, अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने मृत्यु दंड दिया था और खुसरो को शरण संरक्षण किसने दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, खुसरो को शरण संरक्षण देने के कारण सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी, यानी मृत्यु दंड दे दिया था इसने। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट के बारे में बात करें तो जहांगीर के समय में ही ब्रिटिश का आना जाना शुरू हुआ था, यानी प्रथम अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया था और 11 तक रहा था। तो ये याद रखना है आपको कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था। कितने समय तक रहा, तो 1608 से 1611 तक रहा। उसी दौरान इसको एक उपाधि भी जहांगीर ने दी थी, अंग्रेजी खां की। तो ये भी ध्यान रखना होगा आपको कि अंग्रेजी खां की उपाधि किसे दी गई थी, तो कैप्टन हॉकिंस को, क्योंकि ये भारत में पहला व्यक्ति था जो आया था। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो 1615 में सर टॉमस रो भारत आया था। ये दो कैरेक्टर को याद रखना है, कैप्टन हॉकिंस कब आया था, तो वहां पे जो भी विकल्प दिया हो 1608 दिया हो या 1611 दिया होगा, तो ये पूरा समय रहा इसका 1608 से 11 तक का। और नेक्स्ट जो है आपका 1615 में सर टॉमस रो भारत आया था। तो ये दो मुख्य कैरेक्टर थे, इसलिए इनको डिनोट किया गया। आने वाले कई लोग भी ऐसे हैं जो उसके दरबार में आए। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा था आपसे कि 5वीं पत्नी के रूप में नूरजहां थी, और नूरजहां का मूल नाम क्या था, नूरजहां से संबंधित बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो दोस्तों यही पूछा जाता है, नूरजहां का मूल नाम क्या था, तो मेहरुन्निसा था। जब ये क्या करता है, इससे शादी करता है, तो उसको नूर महल या नूरजहां की उपाधि देता है। अभी हम इसी में चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट ये आता है आपका कि मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी, जिन्हें जहांगीर ने एतमाउद दौला की उपाधि दी थी। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखना है, नूरजहां के पिता का नाम क्या था, मिर्जा ग्यास बेग था, और इन्हें एतमाउद दौला की उपाधि दी गई थी। तो आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव जब भी पूछता है तो एतमाउद दौला के बारे में लिखा जाता है, इतिहास में एतमाउद दौला। तो एतमाउद दौला के बारे में हम बात करें या फिर मिर्जा बेग ब्यास के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा मिर्जा ग्यास बेग या एतमाउद दौला एक ही व्यक्ति हैं। कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया था कि मेहरुन्निसा के पिता को किसने एतमाउद दौला की उपाधि दी थी, तो जहांगीर ने दी थी। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट के बारे में बात करें तो मेहरुन्निसा का विवाह अली कुली बेग नामक ईरानी से हुआ था। उस समय जहांगीर इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन एक बार जहांगीर के समय में, यानी इसने एक शेर को मार दिया था,
यानी शेर से इसकी रक्षा कर दी थी, और जिसके कारण इसने क्या किया था, इसे जहांगीर ने इसे शेरे अफगान की उपाधि प्रदान कर दी थी। जैसा कि पिछले करेक्टर में भी मैंने चर्चा किया था शेरशाह सूरी के बारे में भी, जहाँ पे आपके लोहानी वंशी शासक जिन्होंने क्या किया था, उनको शेर खां की उपाधि दी थी। तो कुछ इसी तरीके से मिलते जुलते करेक्टर यहाँ पे भी हैं, तो ये ध्यान रखना होगा दोस्तों। तो शेरे अफगानी की उपाधि से दी गई है, और वो शेर खां की उपाधि दी गई थी, वो सूर्य वंश में चर्चा किया था मैंने, और ये हम मुगल वंश में चर्चा कर रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, शेरे अफगान की हत्या के पश्चात इसकी पत्नी यानी मेहरुन्निसा और पुत्री अकबर की बेबा सलीमा बेगम की सेवा में लगा दिया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना होगा, देखिए यहाँ पे नूरजहां की जो पुत्री मैंने नोट किया है लाडली बेगम, ये पहले से ही थी, ये इसके पिता जहांगीर नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान देना होगा। इसके पिता के बारे में अगर बात करें हम लाडली बेगम के बारे में, तो वो आपका क्या था, अली कुली बेग था, ठीक है। जब ये विवाह करता है तो पहले से ही लाडली बेगम उसके पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, नौरोज त्योहार, जैसा कि मैंने चर्चा किया था कि बलबन के समय से नौरोज त्योहार की शुरुआत की गई थी, और ये मुस्लिम समुदाय के लिए आज भी नौरोज त्योहार का प्रावधान होता है, यानी नौरोज त्योहार ये लोग मनाते हैं। तो नौरोज त्योहार के अवसर पर जहांगीर ने इसे देखा और इसकी सुंदरता से प्रभावित होकर 1611 में इस विधवा से विवाह कर लिया, और इसे नूर महल या नूरजहां की उपाधि देता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है नूरजहां का मूल नाम क्या था, तो मेहरुन्निसा था, या फिर नूरजहां का विवाह किससे हुआ था, या जहांगीर ने किस विधवा से विवाह किया था। तो देखिए ऑब्जेक्टिव का टेक्स्ट पैटर्न अलग अलग हो सकता है, तो वो जब आप ऑनलाइनर प्रश्न या अपनी टेक्स्ट सीरीज में ऑब्जेक्टिव देखेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको मिलते जाएंगे। लैंग्वेज कुछ भी हो, आपका जो आंसर होना चाहिए वो इन बिंदुओं में रहता है, तो आप उसको बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव तो बनाना आप सीख जा रहे होंगे कि अगर हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो वहाँ से ऑब्जेक्टिव किस तरीके से निकलते हैं। या फिर हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, जैसा कि हमारी टीम वर्कआउट कर रही है। आप सभी जानते हैं कि एक समय में बहुत सारा नहीं किया जा सकता, तो जैसे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज भी स्टार्ट होंगी, तो उसमें आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपसे ये मैं कहना चाहूँगा कि लगातार आप इन वीडियो को देखते रहें, मिस ना करें। ये मत सोचे कि अभी कोई भर्ती नहीं है, अभी कोई फॉर्म नहीं आने वाला है, तो कभी भी तत्काल किसी भी समय आपका अनाउंसमेंट हो सकते हैं, और आपको तैयारी बना के रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों चर्चा करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे जहांगीर के साम्राज्य का विस्तार होता है, उसी तरीके नूरजहां भी कुछ लोगों को लेकर क्या करती है, अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास करती है, जिसमें क्या हो जाती है, गुटबाजी हो जाती है, जिसको जाना जाता है नूरजहानी गुट के नाम से जाना जाता है, जिसमें खुर्रम, महावत खां, आसफ खां तथा नूरजहां शामिल होती हैं। महावत खां इसका सेनापति था, और खुर्रम के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया, खुर्रम यानी शाहजहां। अकबर बहुत लंबे समय के बाद क्या होता है कि मृत्यु होती है उसके बाद जब ये शासक बनता है तो इसके पास समय बहुत कम होता है, तो ये एक लंबे समय तक शासक बनता है। तो सलीम को इसको ये लगता है, शाहजहां को या खुर्रम को, कि जब मैं सत्ता हासिल करूंगा तो अभी 20-22 का हूँ, 40-45 का हो जाऊंगा, तो कितने दिन सत्ता मैं संभाल सकूंगा। इस वजह से क्या करता है ये कि विद्रोह करता है कि मुझे सत्ता दे दी जाए, वरना फिर आगे मैं क्या शासन प्रणाली चला पाऊंगा। तो इस वजह से क्या होता है कि ये गुटबाजी एक होती है, जिसमें खुर्रम भी शामिल होता है, महावत खां भी शामिल होता है, आसफ खां ये नूरजहां का भाई होता है, ये भी इसमें शामिल होता है। अब देखिए यहाँ पे यही नेक्स्ट पॉइंट आपका पूछा जाता है, खुर्रम ने विद्रोह कब किया था, यानी अपने राज्य उत्तराधिकार के लिए ये क्या करता है, जहांगीर से विद्रोह करता है। तो ये पॉइंट याद रखना है, खुर्रम ने 1623 में विद्रोह किया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, खुसरो का विद्रोह जो है 1606 में है, जबकि खुर्रम का विद्रोह जो है वो 1623 में है। पेपर में कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, दोनों अलग अलग हैं भाई ही, लेकिन ये क्या है, मान बाई का पुत्र है खुसरो, और ये जो जगत गोसाई का पुत्र है खुर्रम, और यही होता है। लास्ट में क्या होता है कि जहांगीर के बाद अगला शासक यही बनेगा,
जिसका नाम आपका खुर्रम या फिर हम बात करें तो शाहजहां के नाम से, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे, वहां चर्चा करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करें सेनापति महावत खां का विद्रोह, तो ये भी याद रखना है 1626 में। इनमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि जिसमें आपको बताया जाए, आप समझ सकते हैं सत्ता हासिल करने के लिए व्यक्ति के द्वारा बनाई गई रणनीतियाँ या विद्रोह को ही हम कह सकते हैं कि आपस में मतभेद एक प्रकार का विद्रोह है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को हुई थी, जिसका शव शाहदरा लाहौर रावी नदी के किनारे दफनाया गया। तो एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछता है किन मुगल बादशाहों की मकबरे या फिर दरगाह भारत के बाहर है। तो मैंने इसके पहले भी चर्चा किया था एक बाबर के बारे में, तो बाबर को याद रखना है आपको, और दूसरा जो करेक्टर हमारा जहांगीर के बारे में याद रखना है। ठीक है, तो जहांगीर की कब्र भी भारत के बाहर है, यानी शाहदरा लाहौर में है। और एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं देता हूं, कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। मैंने चर्चा किया था बाबर का मकबरा कहां पर बनाया गया है, ये क्वेश्चन आपका रहेगा जो कमेंट्स में आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम चर्चा करें, नूरजहां ने इसके मकबरे का निर्माण करवाया था। अब कुछ कलाकृतियों के बारे में बात करते हैं, जहांगीर के समय में कला क्या थी। तो पहला पॉइंट आपका आता है अकबर का मकबरा सिकंदरा में जहांगीर ने बनवाया था। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अकबर का मकबरा कहाँ पे है, तो वो आपका सिकंदरा में है, और सिकंदरा भारत में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पेपरों में, किसका मुगल बादशाह है जिनकी मकबरा भारत में है या नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव आपको देखना होगा। नेक्स्ट, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। आपको मैंने बताया कि ये नूरजहां के पिता थे, तो नूरजहां ने इसका मकबरा कहाँ बनाया, आगरा में बनाया। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं, बार बार क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, आप देखेंगे ये चीज को याद रखिएगा आप, कला के क्षेत्र में जहांगीर के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ऐसा माना जाता था कि जहांगीर ये कहता था कि चाहे किसी व्यक्ति की जो भी तस्वीर किसी ने बनाया हो, चाहे वो व्यक्ति मृत्यु प्राप्त कर चुका हो या जीवित हो, वो तस्वीर को देखकर बता देता था किसके द्वारा तस्वीर बनाया गया है। इतना तक इतिहासकारों ने कहा है कि अगर एक ही तस्वीर में आंखें किसी और ने बनाई हैं और भौवें किसी और ने बनाई है, तो इतना तक ये कला का पारीखी था कि उसको भी पहचान जाता था कि किसने क्या बना रखा है। तो नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, नूरजहां की माता असमत बेगम ने भारत में गुलाब से इत्र निकालने की परंपरा की शुरुआत करी। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया है किसके समय में भारत में इत्र, आप सभी समझ रहे होंगे मुस्लिम समुदाय में इत्र का बहुत बड़ा एक क्रेज होता है, या अभी तो सभी के लिए परफ्यूम शब्द यूज करते हैं आप लोग। तो इत्र का जो शुरुआत भारत में की गई थी गुलाब से निकालने का, याद रखना है आपको। नूरजहां की माता असमत बेगम के द्वारा गुलाब से पहली बार भारत में इत्र निकालने की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, इसने न्याय की जंजीर लगवाई थी। ऐसा माना जाता था कि जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था, और ये अपने किसी भी व्यक्ति को या कोई भी ऐसा राज दरबार का परेशान रहता था जो भी वहां के निवासी, तो इसने क्या किया था, अपने महल में लगभग 70 गज लंबी 60-100 सोने की घंटियां लगवा रखी थी, जो अलग अलग दिशा से उसको जंजीरों से बंधवा रखा था, और उसको जिसको आवश्यकता होती थी अगर वो उसको खींचता था तो उसको दरबार में सुनाई देता था, और उस व्यक्ति की जो भी समस्याएं होती थी उस पर सुनवाई करता था। तो इसी पद्धति को या इसी परंपरा को न्याय की जंजीर के नाम से जाना गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है किस शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी, तो वो आपका उसमें ऑप्शन दिया होगा जहांगीर। नेक्स्ट दोस्तों अंतिम पॉइंट पे बात करते हैं, जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी, जिसे मोतमिद खां ने पूरा किया था। तो जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था, बाबर ने बाबरनामा लिखा था, ठीक है। तो इसी तरीके से ये मुगल बादशाह था जिसने क्या लिखा था, अपनी आत्मकथा यानी अपने बारे में लिखा था, जो किस नाम से जानी गई थी, तुजुके जहांगीरी के नाम से जानी गई थी। लेकिन ये पूरी नहीं हो पाती है, कुछ अध्याय रह जाते हैं जिसको बाद में चलकर क्या होता है, मोतमिद खां ने पूरा किया था। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मुझे लगता है जहांगीर से बनने वाले ऑब्जेक्टिव आपको सभी मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।